गुड़ा इंटरनेशनल स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार पुनः कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। और अब तक हम इस ऑनलाइन क्लासेज में पढ़ चुके हैं व्याकरण के अंतर्गत उपसर्ग, समास, अर्थ के आधार पर वाक्य। इसके अलावा व्याकरण के अंतर्गत हमने पढ़ा है क्रिया को, और पद्य भाग में हमने पढ़ा ललदेद को, रसखान को, माखनलाल चतुर्वेदी की कविता कैदी और कोकिला को। आज हम गद्य भाग शुरू करने जा रहे हैं और गद्य भाग के अंतर्गत क्षितिज भाग 1 पाठ्य पुस्तक में हमारा पहला पाठ है जिसका शीर्षक है दो बैलों की कथा, जिसके रचयिता हैं मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद साहित्य की दुनिया के सौरमंडल के वे ग्रह हैं जिनकी चमकती किरणों के भीतर पूरे भारत ने रास्ता देखा। सभी साहित्यकारों के पथ प्रदर्शक के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में आपने कार्य किया। मुंशी प्रेमचंद के बचपन का नाम धनपत राय था। आपका जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस के निकट लमही ग्राम में हुआ था। बचपन बहुत अभाव में बीता, और जिस प्रकार कहते हैं कि गरीबी की कोख से कोई हीरा निकलता है, वैसे ही एक हीरा निकला जिसका नाम था मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद से पूर्व आपका नाम नवाब राय था। मुंशी प्रेमचंद का पूर्व नाम नवाब राय था। नवाब राय नाम से मुंशी प्रेमचंद ने 1907 में एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था सोज-ए-वतन। 1907 में एक ग्रंथ आया जिसका नाम था सोज-ए-वतन। सोज का मतलब है दर्द, पीड़ा कर रहा है, वे था कष्ट, मुसीबत। वतन यानी देश, इसका अर्थ था देश का दर्द। 1907 में एक ग्रंथ आया। ये ग्रंथ अंग्रेज सरकार के हाथ लग गया। अंग्रेज सरकार ने खोज शुरू कर दी नवाब राय नाम की, कि इस ग्रंथ के रचयिता कौन है? नवाब राय। नवाब राय ने अपना नाम परिवर्तित करके नया नाम रख लिया मुंशी प्रेमचंद। नवाब राय ने अपनी भाषा भी छोड़ दी, उर्दू। ये ग्रंथ उर्दू में आया था, पहले उर्दू में लिखा करते थे। अपनी भाषा छोड़ी, अपना नाम छोड़ा और नया नाम रखा मुंशी प्रेमचंद। और मुंशी प्रेमचंद भारतीय साहित्य के आकाश के वे सूर्य हैं जिनकी चमकती किरणों के बीच हम सभी राह देख रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि नाम में कुछ नहीं रखा है। जिसका नाम नवाब राय था, अपना नाम छोड़ा, अपनी भाषा छोड़ी और हिंदी में आए, नाम चेंज किया, फिर भी उतनी प्रसिद्धि। तो व्यक्ति की पहचान कर्म से होती है। कर्मशील व्यक्तित्व अगर हमारा होगा तो हमारी पहचान होगी। और अगर आपको आपकी पहचान करनी है तो इन ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से आप जितना लाभ उठा सकते हैं उतना उठाएं, क्योंकि ताज़ा समाचार यही है कि भारत सरकार ने भी ऑनलाइन क्लासेज को तरजीह दी है और कहा है कि भारत की स्कूलों के जितने भी टीचर्स इस कार्य में लगे हुए हैं वे धन्यवाद के पात्र हैं, और अपने बच्चों का मार्गदर्शन वे टीचर्स यूं ही करते रहे। ये भारत सरकार की नई गाइडलाइन है। और मैं ये कहूँगा फिर से आपको कि आपको इन क्लासेज का पूर्ण रूप से लाभ उठाना है। आप ही कोई डाउट्स हैं वो पूछने हैं। हाँ, तो मुंशी प्रेमचंद की चर्चा जारी रखूँगा। मुंशी प्रेमचंद ने शुरुआत में एक शिक्षक के रूप में कार्य किया, उसके बाद एक शिक्षक के रूप में इंस्पेक्टर बने हुए, शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर बने। मगर कास्ट होने के चलते और असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन चला भारत में, जो स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन था, और ये चला 1922 1920 से 1922 के बीच। 5 फरवरी 1922 गोरखपुर चौरीचौरा कांड, इस घटना के साथ ही ये समाप्त हो गया था। असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने के कारण मुंशी प्रेमचंद ने सरकारी नौकरी छोड़ दी और असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। मुंशी प्रेमचंद मुख्य रूप से जाने जाते हैं एक कथाकार के रूप में, कहानीकार के रूप में। मानसरोवर नाम से, किस नाम से?
मानसरोवर नाम से इनके 8 भाग आए, तकरीबन 400 के लगभग कहानियां आई इन 8 भागों में। तो एक महत्वपूर्ण कथाकार, कहानीकार और उपन्यासकार के नाम से भी मुंशी प्रेमचंद जाने जाते हैं। मुंशी प्रेमचंद को हिंदी साहित्य जगत उपन्यास सम्राट के नाम से याद करता है, कथा सम्राट के नाम से याद करता है। मुंशी प्रेमचंद देश के एकमात्र ऐसे लेखक हैं जिन्होंने पराधीन भारत में देश की जनता को जागृत करने के लिए अनेक कहानियां लिखी, उपन्यास लिखे। और मुंशी प्रेमचंद देश के एकमात्र ऐसे लेखक हैं जिन्होंने अपने उपन्यासों का नायक किसी अमीर व्यक्ति को नहीं बनाया, बल्कि देश का दलित वर्ग, वंचित वर्ग, अभावग्रस्त वर्ग, मजदूर वर्ग, किसान वर्ग को इन्होंने अपनी कहानियों का नायक बनाया। और उसके बाद इसका परिणाम ये निकला कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जब हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने बैठे तो उन्होंने कहा कि अगर आपको भारत के गांव में गरीब किसानों से मिलना है, मजदूरों से मिलना है, वंचितों से मिलना है, अभावग्रस्त से मिलना है, भारत के गांवों का भ्रमण करना है, खेतों को जानना है, खलिहान को जानना है, गांव की चौपाल को जानना है, गांव की संस्कृति को जानना है, तो मुंशी प्रेमचंद से अधिक परिचायक कोई दूसरा नहीं है। और वास्तव में बात बिल्कुल सही है। आपके उपन्यास आए, गोदान सबसे चर्चित उपन्यास और सबसे अंतिम उपन्यास था, 1935 में आया, 1935 में आया, जिसका पात्र है होरी नामक किसान। रंगभूमि उपन्यास आया जिसका पात्र है सूरदास नामक एक अंधा भिखारी और पूरे उपन्यास का नायक है। अलावा इसके सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प, गबन, ये कुछ ऐसे उपन्यास आए जो आज भी भारतवर्ष में सर्वाधिक बिकने वाले उपन्यासों में चर्चित रहे हैं। और दूरदर्शन ने इनके रंगभूमि, कर्मभूमि और गोदान उपन्यासों पर कुछ धारावाहिक भी बनाए हैं और भारत की जनता को दिखाया है। बात करते हैं मुंशी प्रेमचंद की प्रस्तुत कहानी की, जिसका शीर्षक है 2 बैलों की कथा। प्रस्तुत कहानी अप्रत्यक्ष रूप से इंगित करती है स्वतंत्रता आंदोलन की ओर। देखिए, 2 बैलों की कथा कहानी के माध्यम से लेखक ने सबसे पहली बात कृषक समाज व पशुओं के बीच भावनात्मक संबंध को उभारा है। अर्थात किसान परिवार है, वो पशुपालन भी करता है, और एक किसान परिवार के बीच और पशुओं के बीच किस प्रकार का प्रेम हो जाता है। दोनों जब तक एक दूसरे को नहीं देख लेते, एक दूसरे के हाव भाव को नहीं पहचान जाते और एक दूसरे से आंखों ही आंखों में बात नहीं कर लेते, तब तक एक दूसरे को चैन नहीं मिलता है। यह है कृषक समाज और पशु के बीच का भावनात्मक संबंध। अलावा इसके प्रस्तुत कहानी जिसका शीर्षक है 2 बैलों की कथा, यह कहानी अप्रत्यक्ष रूप से भारत की जनता को राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से जोड़ने के लिए लिखा था। यही इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है। देखिए, हमने कैदी और कोकिला कविता पढ़ी माखनलाल चतुर्वेदी की। उस कविता का प्रतीक अर्थ के कैदी का प्रतीक अर्थ था जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानी, और कोकिला का प्रतीक अर्थ था जेल से बाहर रह रहे स्वतंत्र सेनानी। और यहाँ पर 2 बैलों की कथा कहानी के माध्यम से लेखक ये कहना चाहते हैं कि बिना संघर्ष के आज़ादी नहीं मिलती। आज़ादी को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, खून की नदियाँ बहानी पड़ती हैं, उसके बाद संघर्ष करते हुए धैर्य के साथ मैदान में टिके रहना पड़ता है। इन तमाम विशेषताओं को आधार मानकर ये कहानी लिखी गई है। कहानी की शुरुआत लेखक कुछ इस प्रकार से करता है। बहुत ही अच्छे तरीके से लेखक इस कहानी की शुरुआत करते हैं और क्या कहते हैं। देखिए, लेखक ने इस कहानी की शुरुआत की है कि जानवरों में सबसे बुद्धिहीन जानवर माना जाता है गधा, क्योंकि
बेचारे के ऊपर चाहे जितना वजन डाल दो, आराम से आपका वजन ढोता है। और कुछ भी खिला दो, रूखा सूखा खिला दो, खा लेता है। कभी कोई उज्जड़पन नहीं करता है, बदमाशी नहीं करता है। अलावा इसके कभी भी नाराज नहीं होता है और सदैव समभाव के साथ जीवन जीता है। कभी भी दुखी नहीं होना, सुखी नहीं होना, उदास नहीं होना, प्रसन्नचित नहीं होना, सदैव समभाव। जिस प्रकार ललित ने कहा है कि समभावी बनोगे तो खुलेगी सांकल बंद द्वार की। मतलब जिसकी बंद द्वार की सांकल खुल गई वो देश का या वो राष्ट्र का बहुत बड़ा ऋषि मुनि है। तो लेखक ने कहा है कि अगर कोई जानवर ऋषि मुनि की पदवी तक पहुंच सकता है तो वो गधा है। अर्थात जितने गुण ऋषि मुनियों में होते हैं वो सब के सब गुण किस में हैं? गधे में। बावजूद इसके मनुष्य उसे गधा कहकर संबोधित करता है। अर्थात जिसको परले दर्जे का मूर्ख कहना हो उसके लिए हम जिस संज्ञा का प्रयोग करते हैं वो संज्ञा है। जबकि गधे से अधिक वफादार जानवर, गधे से अधिक संभावी जानवर, गधे से अधिक गुणी जानवर प्रेमचंद की तुलना में कोई दूसरा नहीं है। उसके बाद लेखक कहता है कि बेचारे को जितना रूखा सूखा डालना हो डाल दो, खा लेता है। और लेखक ने इसकी तुलना की है कि अमेरिका में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, लेकिन भारतीय कभी भी और इसका सामना करने के लिए गलत तरीके से हिंसा का प्रयोग नहीं करते हैं। सभ्य हैं, लेकिन अमेरिका की नज़र में वे असभ्य हैं। अर्थात गधा भी सभ्य है, लेकिन मनुष्यों की नज़र में क्या हो गया? असभ्य हो गया। तो कहने का मतलब है कि यहाँ से लेखक इस कहानी को जोड़ रहा है, भारत की जनता को बता रहा है कि हमारे साथ किस प्रकार का दुर्व्यवहार किया जाता है। कहानी आगे बढ़ती है। लेखक कहता है कि लेकिन गधे से थोड़े कम स्तर का एक जानवर और है जिसका नाम है बैल, जो कि गधे से कम गधा है। अर्थात बैल दिमाग वो भी ज़्यादा नहीं लगाता है। हाँ, थोड़ी बहुत बदमाशी बरसात की ऋतु में वो कर लेता है, लेकिन इतना वो भी नहीं सताता है, जिसे लेखक ने बछिया के ताऊ के नाम से संबोधित किया है। देखिए, अब कहानी को लेखक जोड़ रहा है शीर्षक से। कहानी कुछ यूं शुरू होती है, आपको बुक में पढ़नी है, अच्छे तरीके से पढ़नी है। जो भी पंक्ति समझ में नहीं आए डाउट के रूप में पूछनी है या व्हाट्सएप के जरिए पूछनी है। भारत सरकार ने भी आपको सुझाव दिया है कि अपने टीचर से आप लगातार संपर्क में रहें, ताकि नवाचार के साथ, इनोवेटिव आइडियाज के साथ हम अपनी शिक्षा से यूं ही जुड़े रहे। देखिए, कहानी कुछ इस प्रकार से चलती है कि एक झूरी काछी नाम का व्यक्ति है। व्यक्ति का नाम है झूरी काछी। उस व्यक्ति के पास 2 बैल हैं। एक बैल का नाम हीरा है, दूसरे बैल का नाम मोती है। अब हीरा और मोती दोनों इस प्रकार के बैल हैं कि दोनों में घनिष्ठ संबंध होता है। अर्थात जब वो चारा खाते हैं तो दोनों नाद में अपना मुंह एक साथ रखते हैं और एक साथ ऊपर उठाते हैं। दोनों को जब हल में जोता जाता है तो हीरा ये सोचता है कि मैं मोती की मदद करूं, मोती को जोर कम आए। मोती ये सोचता है कि मैं हीरा की मदद करूं, हीरा को जोर कम आए। जब उनको गाड़ी में जोता जाता है तो दोनों यही भाव रखते हैं कि मेरे मित्र को जोर कम आना चाहिए। और जब दोनों खेलते हैं तो अपने सींग मिलाकर विनोद भाव से, मजाक भाव से खेलते हैं, अर्थात अपना वो समय व्यतीत करते हैं। और अच्छे दिन उनके चल रहे थे। झूरी काछी उनका पूरा ध्यान रखता है, चारा का, पानी का, जो भी उनको देना है। और अब एक दिन क्या हुआ, जैसे अभी मानसून आएगा और मानसून में फॉर एग्जांपल 15 किलोमीटर दूर बरसात अच्छी हो गई और हमारे बरसात नहीं हुई, तो झूरी काछी का साला था जिसका नाम था गया। क्या नाम था? गया। गया की तरफ बरसात हो जाती है
और गया झूरी के पास आता है और दोनों बैलों की मांग करता है कि मैं मेरे खेत जोत लेता हूँ 5-7 दिन, आप मुझे अपने बैल दे दें। तो झूरी काची को इसमें कोई समस्या नहीं थी, दोनों बैलों को, हीरा और मोती को गया को सौंप देता है। अब जब गया दोनों बैलों को ले जाता है तो हीरा और मोती दोनों ये सोचते हैं कि हमारे मालिक, जिनका नाम क्या है, झूरी काची, ने गया को बेच दिया है। देखिए, हम इस देश से प्रेम करते हैं क्योंकि ये हमारा देश है, क्योंकि हम इससे जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम यहाँ रहते हैं। फिर हम किसी राज्य से प्रेम करते हैं क्योंकि ये हमारा राज्य है, जिले से प्रेम करते हैं क्योंकि ये हमारा जिला है, गांव से प्रेम करते हैं क्योंकि ये हमारा गांव है। ठीक इसी प्रकार चाहे पशु ही क्यों ना हो, लेकिन ये झूरी काची से इतना प्रेम करते थे कि इन्होंने मन ही मन सोच रखा था कि झूरी काची हमसे भी प्रेम करता है और जितनी देर तक हमारी सांसें चलेंगी झूरी काची के घर पर चलेंगी। तो उन्हें क्या पता कि गया उनका साला है, कुछ समय के लिए उधार मांग कर ले जा रहा है। तो उन्होंने तो ये सोचा कि हमें बेच दिया गया है। वे मन ही मन झूरी काची को बहुत बुरा भला कहते हैं और क्या सोचते हैं कि ये मालिक, हमने आपका क्या बिगाड़ा था, आपने हमें से 6 घंटे जुताई की, हमने 6 घंटे खेत जोता, 8 घंटे जुताई की, 8 घंटे खेत जोता। अगर इससे भी आपका काम नहीं चल रहा था तो 10 घंटे जोत लेते, मगर आपने हमें अपने से दूर क्यों किया, ये सोचते हैं। अब ऐसे में हीरा और मोती जब बीच राह में होते हैं तो कभी हीरा इधर जाता है, कभी मोती इधर जाता है और दोनों के बीच में काफी संघर्ष होता है, मगर अंततः दुख पाते हुए गया अपने घर पर दोनों बैलों को ले ही जाता है। हालांकि रास्ते में उन्हें बहुत परेशान करते हैं, कभी खाई की तरफ जाते हैं, कभी सड़क को पार कर जाते हैं, मगर गया उन्हें ले जाता है। अब कहानी आगे बढ़ती है कि संयोगवश रात का समय होता है, दोनों बैल जो कि एक बहुत मजबूत खूंटे से बांध दिए गए हैं और उनके सामने सूखा चारा डाला जाता है, दोनों बैल नाद में बिल्कुल मुंह नहीं टिकाते हैं और उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लग जाती है। रात को 12 बजे जब गांव में सोता पड़ जाता है, अर्थात सोता पड़ जाने का मतलब है जब सो जाते हैं सभी लोग, सन्नाटा होता है, एकदम सुनसान होता है, नीरव वातावरण होता है। और ऐसे में जब दोनों बैल मूक भाषा में बात करते हैं, मूक का मतलब बोलना नहीं, और बात ये करते हैं कि हम यहाँ गया के पास बिल्कुल नहीं रहेंगे और हमें तो यहाँ से जितनी जल्दी हो उसकी आज़ादी ले लेनी चाहिए। ऐसे में वे रस्सियाँ तुड़ा लेते हैं। रस्सियाँ तुड़ाकर सुबह ब्रह्म मुहूर्त तक 4-5 बजे तक पहुँच जाते हैं। कहाँ पर? झूरी काची के पास। और जिस ठान को, ठान यानी स्थान, ठान वर्ड लिखा है कहानी में, तद्भव शब्द प्रधान कहानी है, जिस थान को या ठान को वो छोड़कर गए थे वापस वहीं मिलते हैं। सुबह जब झूरी उठते हैं तो दोनों बैलों को नांद पर खड़ा देखकर अति प्रसन्न होते हैं और प्रसन्नता में वे कहते हैं कि दोनों बैल वापस आ गए। इस पर झूरी की पत्नी चिढ़ जाती है क्योंकि पीहर का मामला है और पीहर में सब अच्छा रहे ऐसा प्रत्येक महिला सोचती है। तो गया का खेत जोत कर आए नहीं, ऐसे भाग गए, चिढ़ जाती है और वो उल्टा सुल्टा बोलती है, निकम्मे हैं, हरामी हैं ये बैल, और यहाँ पड़े पड़े खाना चाहते हैं, काम करते हुए जोर आता है। ऐसी तमाम बातें वो झूरी की पत्नी कहती है और झूरी बैलों पर ये आक्षेप सहन नहीं कर सकता और वह कहता है कि मेरे बैल मेहनती हैं, उनको चारा नहीं दिया होगा और इनको सूखा भूसा दिया होगा, इस कारण ये लौट आए होंगे। तमाम प्रकार की बातें होती है। ऐसे में वो और चिढ़ जाती है कि ठीक है, फिर आप ही देते हो इनको हरा चारा, खल भूसी आदि, और हमारे पास तो कुछ नहीं है।
बात थोड़ी आगे बढ़ जाती है। ऐसे में पत्नी का ऑर्डर होता है नौकर को कि इन बैलों को चारा पानी दिया तो मेरा नाम याद रखना कि मैं आपके साथ बहुत कड़ाई के साथ प्रस्तुत हो जाऊंगी। ऐसे में मजदूर या नौकर दोनों बैलों को कुछ नहीं डालता है। इसका भीतर दर्द होता है जूरी काछी को। जूरी काछी मजदूर को कहता है कि अरे थोड़ा चारा उनको भी डाल दे। तो मजदूर कहता है नहीं दादा, मालकिन मारेगी। अरे डाल दे, क्या पता चलता है। नहीं दादा, अगर पता चल जाएगा तो आप यही कहोगे कि मैंने तो कहा ही नहीं, मैं आपको अच्छी तरीके से जानता हूँ। कुछ इस प्रकार की बातें होती हैं। अब बैल आ गए वापस। 2-3 दिन बाद में गया पुनः आ गया, खेत जोतने उसको। तो अब गया पुनः आ जाता है, और जब वो पुनः आता है तो इस बार नया तरीका अपनाता है। और वो क्या कि दोनों बैलों को वो गाड़ी के अंदर जोतता है, और गाड़ी के अंदर जोतने से उसे ऐसा लगता है कि दोनों बैल इधर उधर नहीं भागेंगे। तो इस प्रकार इस कहानी का पहला पार्ट पूरा होता है। कहाँ तक कि गया दूसरी बार उन बैलों को गाड़ी के अंदर जोत के ले जाता है। आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे, कहानी का पहला पार्ट ही पढ़ेंगे, क्योंकि कहानी के 4-5 पार्ट हैं, और 4-5 पार्ट में हम 2-3 वीडियो के साथ इस कहानी को पूर्ण करेंगे। आज तक के लिए बस इतना ही। क्या पढ़ा हमने कि जूरी काछी के पास 2 बैल हैं, हीरा और मोती, और हीरा और मोती दोनों में इतना प्रेम है, घनिष्ठ मित्रता है, और ये मित्रता संकेत करती है राष्ट्रीय आंदोलन की ओर कि हमें संघर्ष मित्रता होनी चाहिए। गया ले जाता है, अर्थात कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे देश से प्रेम नहीं कर सकता। अप्रत्यक्ष रूप से ये संदेश देती है। और जब किसी स्वतंत्र सेनानी के साथ ऐसा गलत व्यवहार होता है तो उसे बुरा लगता है, जैसा हीरा और मोती को लगा। वे गया के घर पर बिल्कुल नहीं रहना चाहते हैं, वे वापस आ जाते हैं। और कहानी की शुरुआत गधे जैसे प्राणी के साथ की है, जिसमें ऋषि मुनियों जैसे गुण बताए गए हैं। क्यों बताए गए हैं वो हमने अच्छी तरीके से जाना है कि बेचारा संतोषी जीव होता है, कभी भी दुख प्रकट नहीं करता है, संभाव के साथ जीवन जीता है। बाकी सभी जीव थोड़े बहुत बदमाशी करते हैं। इसका ऋषि मुनियों के तमाम गुण इसमें आ गए हैं। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 1880 में हुआ, बनारस के निकट लमई ग्राम में हुआ, और मुंशी प्रेमचंद ने उपन्यासकार के रूप में ख्याति पाई, कथाकार के रूप में ख्याति पाई, प्रसिद्धि पाई। देश के ऐसे लेखक के रूप में उभरे जो राष्ट्रीय आंदोलन के साथ अपनी लेखनी के माध्यम से, अपने कलम के माध्यम से जुड़े हुए थे। आगे की कहानी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।